आइए बच्चों, अब चैप्टर 2 पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के शेष भागों का अध्ययन प्रारंभ करें। अंडप, जिसे मादा जननांग भी कहते हैं। अंडप या स्त्री केसर जायांग की इकाई है। यह 3 भागों वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय से मिलकर बना होता है। वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करता है। प्रत्येक जायांग में एक अंडप या अनेक अंडप हो सकते हैं। जब एक अंडप होता है तब ऐसे अंडाशय को एक अंडपी या मोनोकार्पेलरी कहते हैं। जब जायांग में एक से अधिक अंडप होते हैं तब उसे अनेकांडपी या पॉलीकार्पेलरी कहते हैं। स्क्रीन पर आप जायांग की संरचना देख पा रहे होंगे। जायांग की यूनिट अंडप को दिखाया गया है। नीचे का भाग फूला हुआ अंडाशय, नली जैसी संरचना बीच में दिखाई दे रही है वर्तिका, और ऊपर स्पून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। जब अंडप या स्त्री केसर आपस में जुड़े रहते हैं तब यह स्थित युक्तांडपी या सिंकार्पस, जबकि इसके विपरीत जिसमें अंडप पृथक पृथक होते हैं उसे पृथकांडपी या वियुक्तांडपी एपोकार्पस कहते हैं। अंडाशय में कोष्ठों की संख्या 1 या अधिक हो सकती है। अंडाशय में बीजांड बीजांडासन पर लगे रहते हैं। प्रत्येक बीजांड एक गुरु बीजांडधानी को प्रदर्शित करता है। आइए अब बीजांड को देखें। परिपक्व बीजांड एक गोलाकार संरचना होती है जो अंडाशय के अंदर स्थित होती है। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाती है। परिपक्व बीजांड 2 स्पष्ट भागों में विभक्त होता है, बीजांड वृत्त एवं बीजांड काय। बीजांड वृत्त की सहायता से बीजांडासन से जुड़ा रहता है। वह बिंदु जो बीजांड को बीजांड वृंत से जोड़ता है नाभिका कहलाता है। कुछ बीजांडों में बीजांड वृंत नाभिका से ऊपर वृद्धि कर बीजांडकाय की पार्श्व सतह पर एक उभार बनाता है जिसे रैफी कहते हैं। बीजांडकाय का केंद्रीय भाग मृदुतिकीय कोशिकाओं का बना होता है जिसे बीजांडकाय कहा जाता है। प्रत्येक बीजांडकाय प्रायः 2 आवरणों से घिरा होता है जिन्हें क्रमशः बाह्य आवरण तथा अंतः आवरण कहते हैं। यह बाइटेगमिक होता है। कुछ बीजांड यूनिटेगमिक भी होते हैं, अर्थात जिसमें केवल एक आवरण होता है उसे यूनिटेगमिक कहते हैं। आवरणों के परस्पर मिलने के स्थान पर कुछ गहरा सकरा छिद्र रह जाता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं तथा बीजांड का यह सिरा बीजांड द्वारी छोर कहलाता है। बीजांड काय वह आधार जहाँ से अध्यावरण निकलते हैं निभाग कहलाता है तथा यह छोर निभागी छोर कहलाता है। परिपक्व बीजांड के मध्य स्थित थैलीनुमा संरचना को भ्रूण कोश अर्थात मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसका विकास गुरु बीजाणु से होता है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर शीर्ष पर 3 कोशिकाओं का एक समूह, एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिका,
ये तीनों कोशिकाएं मिलकर अंड उपकरण बनाती हैं। निभागी छोर की तरफ भी 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इन कोशिकाओं को प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कहते हैं। अधिकांश भ्रूण कोशों के केंद्र में अर्धसंयुक्त रूप से 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। इन्हें पृथक रूप से ध्रुवीय केंद्रक जबकि संयुक्त रूप से द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। आपके स्क्रीन पर बीजांड की लंबवत काट का चित्र दिखाया गया है। इसे बार बार बनाकर इसका अभ्यास कर बनाना सीख लेंगे। आइए अब बीजांड के प्रकार देखें। बीजांड के विभिन्न भागों जैसे बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृंत इत्यादि की स्थिति के आधार पर बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, रिज अथवा आर्थ्रोट्रापस। बीजांड वृंत, बीजांड द्वार तथा भ्रूण कोश के एक ही रेखा में स्थित होने पर बीजांड रिज अथवा आर्थ्रोट्रापस कहलाता है। इस प्रकार का बीजांड प्रायः सीधा होता है। उदाहरण पान, काली मिर्च, पॉलीगोनम इत्यादि। दूसरा एनाट्रापस। बीजांड वृत्त में अत्यधिक वृद्धि के कारण बीजांड द्वार बीजांडासन के समीप आ जाता है। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत अध्यावरण के साथ जुड़े रहते हैं जिसे रेफी कहते हैं। उदाहरण चना, मटर, सेम, अरंड, गुलमेहदी इत्यादि। नंबर 3, हेमीट्रोपस। बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं और बीजांड वृंत के साथ समकोण बनाते हैं, तो बीजांड हेमीट्रोपस कहलाता है। रेननकुलस इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। नंबर 4, वक्र अथवा कैम्पाइलोट्रापस। बीजांड कुछ इस प्रकार मुड़ जाता है कि बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक सीधी रेखा में स्थित न होकर बीजांड वृंत के समीप आ जाते हैं और एक कर्व के रूप में दिखाई देने लगते हैं। उदाहरण लेग्यूमिनोसी, चिनोपोडिएसी कुल के सदस्यों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। नंबर 5, एम्फीट्रोपस। यह बीजांड कैम्पाइलोट्रापस बीजांड की तुलना में अधिक मुड़ जाता है, जिससे भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान मुड़ा हुआ दिखाई देता है। उदाहरण लेमना, पोस्त तथा गुलाबास में इस तरह का बीजांड दिखाई देता है। अगला सर्सिनोट्रोपस। बीजांड एक बार उल्टा होने के पश्चात पुनः घूमकर सीधा हो जाता है, अर्थात बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा होकर बीजांड को घेर लेता है और बीजांड एक आवरण और बना लेता है। उदाहरण नागफनी। आपके स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के बीजांड दिखाई दे रहे हैं। इनका फिगर आप बनाएंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे कि बीजांड द्वार कहाँ है, बीजांड वृंत कहाँ है, भ्रूण कोश कहाँ है और किस तरह की स्थिति को किस प्रकार के अंतर्गत रखा गया है। आइए अब गुर बीजाणु जनन को देखें।
अंडाशय के अंदर बीजांडासन पर बीजांड का विकास होता है। बीजांडासन पर बने उभार की कोशिकाएं बार बार विभाजन के फलस्वरूप बीजांडकाय का निर्माण करती हैं। इसके पहले आप देख चुके हैं कि मृदुतकीय कोशिकाओं के समूह को बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय के निभाग से अध्यावरण विकसित होकर समस्त बीजांडकाय को घेर लेता है, परंतु शीर्ष पर एक छिद्र बन जाता है। इसे बीजांड द्वार कहते हैं। निभाग लंबाई में वृद्धि कर बीजांड वृत्त का निर्माण करता है। बीजांड के विकास के दौरान बीजांडकाय की बाह्य त्वचा के नीचे शीर्ष पर सघन कोशिका द्रव्य एवं स्पष्ट केंद्रक वाली अधस्तरीय कोशिकाओं का समूह बन जाता है। इन कोशिकाओं को प्रप्रसु कोशिकाएं या आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। इन आर्चीस्पोरियल कोशिकाओं में से एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है और वह प्रप्रसु आरंभक या आर्चीस्पोरियल इनिशियल कहलाती है। यह परिणत विभाजन द्वारा बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा आंतरिक प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका में विभाजित होती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि आर्चीस्पोरियल इनिशियल विभाजित होकर दो प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो बाहर की कोशिका बनती है उसका नाम होता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो अंदर की तरफ बनती है कोशिका उसका नाम होता है प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका परिणत एवं अपनत विभाजन के द्वारा भित्तीय कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, यानी यह इनके दीवार बनाने का काम करती है। जबकि प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका गुर बीजाणु मात्र कोशिका में रूपांतरित हो जाती है और गुर बीजाणु बनाती है। आपके स्क्रीन पर जो चित्र दिखाया गया है ये गुर बीजाणुओं के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं का चित्र है। इसे बार बार अभ्यास करके बनाना सीख लेंगे। गुर बीजाणु मात्र कोशिका वृद्धि के पश्चात अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो सामान्यतः लंबवत चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहती है। इन अगुणित कोशिकाओं को ही गुर बीजाणु कहते हैं। इस प्रकार बने 4 गुर बीजाणुओं में से निभाग सबसे नीचे स्थित गुर बीजाणु क्रियाशील होता है और वृद्धि कर मादा युग्म को उद्भिद बनाता है। शेष 3 गुर बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। आइए अब गुर बीजाणु जनन एवं लघु बीजाणु जनन में अंतर देखें। गुर बीजाणु का पहला पॉइंट, यह क्रिया अंडप या स्त्री केसर के बीजांड के अंदर होती है। लघु बीजाणु जनन में यही पॉइंट, यह क्रिया पुंकेसर के परागकोश में होती है। गुर बीजाणु जनन में दूसरा पॉइंट, इसमें गुर बीजाणु या भ्रूण कोश बनता है। यही पॉइंट लघु बीजाणु जनन में, इसमें लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। तीसरा पॉइंट गुर बीजाणु जनन में, इसमें बनने वाले गुर बीजाणुओं में से केवल एक क्रियाशील रहता है। लघु बीजाणु जनन में ही लास्ट पॉइंट देखें, इसमें बनने वाले परागकणों में से अधिकांश क्रियाशील रहते हैं। बच्चों, इसे समझने में परेशानी आपको आ रही होगी, लेकिन इसे यदि आप बार बार
पढ़ेंगे और लिखकर समझते रहेंगे तो ज़रूर समझ में आ रह जाएगा। यदि फिर भी कहीं कोई दिक्कत होगी तो आपको स्कूल खुलने के बाद फिर से बता दिया जाएगा। इसके साथ ही यह लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।